हेलो हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे क्लास 6 का साइंस, SCIENCE साइंस। क्लास 6 का साइंस देख रहे हैं हम लोग। पार्ट 6 तक देख लिए हैं। आज पार्ट 7 देखेंगे और पार्ट 7 में क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले क्या देखे थे? इससे पहले देखे थे पदार्थों का ही देखे थे कुछ। अच्छा, वस्तुओं का समूहीकरण देखे थे इससे पहले चैप्टर के। मतलब वस्तु को इकट्ठा उस समय कर रहे थे और वस्तु को अब क्या करना है, नहीं पदार्थ को क्या करना है, अब अलग करना है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना। और समूहीकरण का मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठा करना। देखो आप लोग क्या करते हो, वीडियो को VIDEO वीडियो को, हाँ वीडियो को क्लिक कर लेते हो और काट कर देते हो। पूरी वीडियो को देखो तभी तो समझ में आएंगे। पूरी वीडियो देखो। आपका इसमें तो पैसा तो नहीं जा रहा है ना, फी तो पैसा तो नहीं जा रहा है ना। क्या आपसे पैसा कोई ले रहा है? यूट्यूब में, तो MB आप रिचार्ज करते हो, MB मिलते ही हैं। उसी MB से आप पढ़ लो ना। कार्टून देखते हो उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जो आप कार्टून देखने में, सीरियल देखने में, मूवी देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि इसको देखो वीडियो को, ताकि कुछ सीखने के लिए मिले। और हम तो सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि चैप्टर 7 पढ़ा लिए, चैप्टर 10 पढ़ा दिए, इस तरह नहीं। चैप्टर 1 पढ़ाएँ, चैप्टर 2 पढ़ाएँ, 3 पढ़ाएँ, 4 पढ़ा दिए, 5 पढ़ाएँ, 6 पढ़ाएँ। अब ये पार्ट 7 बनेंगे। ये पार्ट कितना है? ये पार्ट है 7 है। पूरी वीडियो को देखो। पूरी वीडियो तो देखते ही नहीं है, बस स्टार्ट किया कट कर दिया। कुछ ही बच्चे हैं जो पूरी वीडियो को देखते हैं, और बच्चे तो बहुत कम देखते हैं। 18 से प्लस के हैं जो है व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अधिकतर 18 से प्लस। और ये बच्चे किसके लिए हैं? बच्चे के लिए, 6 से बच्चे के लिए। हालांकि कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम आएंगे ये, कि जैसे झारखंड पुलिस हो गया, NCERT है ना, किसी भी एग्जाम में कायम है। झारखंड पुलिस हो गया, एक्साइज कंट्रोल हो गया, जो भी एग्जाम है कम्पिटिटिव, उसमें भी तो NCERT ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें तो और कम आएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन में कई फायदे हैं। जैसे आप वीडियो देख लेते हो, फिर 2-4 दिन के बाद भूल गए, तो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। और ऑफलाइन में नहीं होता है ना। ऑफलाइन में गए पूछने के लिए, पूछते हैं सर से, आपको भी डर लगेंगे, सर से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, सर गुस्साएंगे, क्या करेंगे। फिर आप पूछ भी देते हैं तो सर पूछेंगे आपसे कि कल जो पढ़ाए थे तुम उस दिन कहाँ थे, हम तुमको तो पढ़ा दिए हैं। उसी को पढ़ाएंगे तो फिर आगे कब बढ़ेंगे। उसको तो कोर्स भी पूरा करना है, सर को कोर्स भी पूरा करना है। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लिए हैं, पीछे से फिर से देख सकते हो वीडियो, पूरा रिवीजन फिर से कर सकते हो। खाना भी खा रहे हो फिर भी वीडियो लगा देंगे, देख रहे हैं, ठीक है। कहीं लेटे हुए हैं फिर भी वीडियो देख रहे हैं। पिक्चर फिल्म तो देखते हो ना, ऐसे देख रहे हो लेट के, तो उसी को देखो, कुछ सीखेंगे भी। चलें आगे, स्टार्ट करें। आपने चावल घर में चुनते हुए देखे हैं ना? चावल, चमा का वॉल, चावल को क्या चुनते हो? क्योंकि उसमें क्या है, कुछ धान भी मिलते हैं उसमें, कुछ भूसा मिलता है उसमें, कुछ कंकड़ वगैरह मिलते हैं, कुछ काला चावल है, उसको अलग करते हैं। नहीं, उसको चुनते हैं। चावल से क्या करते हैं, उसको चुनते हैं। चावल में क्या मिल सकते हैं? धान मिल सकते हैं, है ना, भूसा मिल सकते हैं,
भूसा, कंकड़, यही नहीं मिलता है। कौन सर? कौड़ा, कंकड़, चावल में यही मिलेंगे। और चाय को क्या करते हैं? चाय को चमाका या चाय को सर, चाय को छानते हैं। चाय को छन्नी से ऐसे करके ले लेते हैं और उसमें डालते हैं, उससे छानते हैं ताकि चाय पत्ती सब अलग हो जाए और चाय नीचे गिर जाए। चाय को छानते हैं। कहीं भी सब्जी वगैरह इकट्ठा कहीं गिरा दिया है, प्याज, आलू, टमाटर सब मिक्स कर दिए हैं, या कोई सामान है जिसको सबको मिक्स कर दिए, उसको क्या करते हैं? उसको चूनते हैं। जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब जब मिला हुआ है तो इसको क्या करते हैं? चूनते हैं। नहीं, और चावल को भी क्या करते हैं? चूनते हैं। तो इसी को अलग करना है, इसी को बोलते हैं अलग करना, पृथक्करण बोलते हैं। पुमरी का थ कोका संजू र न, पृथक्करण, ठीक है ना। पृथक्करण, पृथक्करण, सेपरेशंस, SEP, अंग्रेजी में बोलते हैं SEPARATION। सेपरेशंस मतलब हो गया अलग करना। पृथक्करण मतलब क्या हो गया? अलग करना। अलग करना, अलग करना। पृथक्करण मतलब क्या हो गया? अलग करते हैं। औप मतलब होता है का, और ये मेटल्स जो मटेरियल्स जो लिखे हैं ना, ये हो गया पदार्थ। एक पदार्थ रहता है उसको बोलते हैं मेटर्स, और बहुत सा ऐसे लिख दिए हैं मटेरियल्स, मतलब बहुत से पदार्थ के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये समझ गए। चावल मिक्स क्या करते हैं? चूनते हैं। धान, भूसा, कंकड़ वगैरह, आलू, टमाटर एक साथ हैं, उसको अलग करने के लिए भी चूनते हैं, अलग करते हैं। चाय को क्या करते हैं? छानते हैं, है ना। दूध से मक्खन क्या करते हैं? उसको भी दूध से तो हालांकि छाली हटाए जाते हैं, छानते नहीं हैं। चलें आगे, अब पढ़ते हैं और आपको बताएंगे। कहते हैं आपने देखा कि, अच्छा छोड़ दो, कि चुनने, छानने एवं छांटने, अच्छा, ये चुनते नहीं, इसको बोल सकते हैं छांटते हैं। यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, क्षमा का ट नमा का, छांटना मतलब इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, छांट देते हैं। या जो कुछ आलू खराब हो गए उसको छांट देते हैं, टमाटर कुछ खराब हो गया उसको छांट देते हैं, मिर्च कुछ सड़ गए उसको छांट देते हैं, तो इसको छांटते हैं, छांटना बोल, ठीक है ना। हमें पृथक्करण क्यों करते हैं? आपने अपने दैनिक जीवन मतलब रोज में और कहाँ कहाँ पृथक्करण की क्रिया देखी है? कभी आपने सोचा है कि पदार्थों को अलग क्यों किया जा सकता है? मतलब क्यों करते हैं, आपने सोचा है? हाँ, जैसे पृथक्करण का उद्देश्य, पृथक अवयव का उपयोग। जैसे हाथ से क्या करते हैं? चावल हाथ से चूनते हैं, चावल से कचरा अलग करते हैं ताकि उसको क्या करेंगे? भोजन के लिए उपयोग में लाएंगे, इसलिए उसको चूनते हैं, ठीक है ना। हाथ से चावल को क्या करते हैं? चूनते हैं। उसको किस लिए चुनते हैं? ताकि उससे चावल से कचरा अलग कर देते हैं। उसका उद्देश्य क्या? चुनना क्या उद्देश्य हो गया? उसको कचरा को अलग करना। उपयोग क्या करेंगे? उसका चावल को भोजन के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है ना। कभी आप अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करने तथा कभी उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भी पृथक्करण करते हैं। मतलब कभी हानिकारक पदार्थ को अलग कर देते हैं, ठीक है ना, और कभी जो है उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए भी अलग करते हैं। मतलब जो तुम्हारे लिए ज़रूरत है उसको प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं आप लोग? कभी कभी अलग करते हैं, है ना। जल स्रोत से प्राप्त जल को शुद्ध करने के लिए भी हम पृथक्करण का उपयोग करते हैं। मतलब जल स्रोत से, मान लो कि आप नदी का पानी तुम पी सकते हो, नहीं ना पिएंगे, उसको क्या करेंगे? उसको छानेंगे तब ना पियोगे।
या उसको शुद्ध करेंगे, या मशीन से करेंगे, या तो कोई घड़ा वगैरह में डाल देंगे उससे करेंगे, या तो कपड़ा से छान लेंगे, यही नहीं करेंगे। पृथक्करण पृथक करने वाले पदार्थ के कणों की माप तथा अवस्था भिन्न भिन्न होती है, उसके माप और अवस्था अलग अलग होते हैं। साथ ही ये ठोस, द्रव और गैस भी हो सकते हैं। ठोस बताए हैं, द्रव भी बताए हैं और गैस भी बताए हैं। ठोस मतलब जो सॉलिड है, मतलब चावल वगैरह क्या है, सॉलिड है, ठोस है। हाँ, द्रव मतलब जो लिक्विड अवस्था में है, जैसे पानी वगैरह क्या है, द्रव है। तेल, घी क्या है, द्रव है। ठीक है ना। गैस में बताए थे हाइड्रोजन, गैस में बताए हैं हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाँ, हीलियम क्या है, गैस है। H इसे होता है हीलियम। N इसे होता है नियॉन। Kr से क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, गैस है। हाँ, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। CO2 क्या है, गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है। Cl से क्लोरीन, Cl से क्लोरीन। हाँ, Na तो वो सोडियम हो जाएगा, वो गैस नहीं है। N से नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक क्या पढ़ाए थे, गैस है। कौन बताएगा वायुमंडल में कितना गैस अति नाइट्रोजन है? तो 79% NCERT बुक में दिया हुआ है, 79%। कितना दिया है नाइट्रोजन, 79%। ऑक्सीजन कितना दिया है, 20% की 21%, 20% कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य गैसें भी हैं। ठीक है ना। और धरती पे सर्वाधिक क्या है, तो धरती पे सर्वाधिक है ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्या बताए थे, पेड़ पौधा से। अगर पेड़ पौधा नहीं रहता तो क्या हम लोग जीवित रह पाते हैं? नहीं सर, जीवित कैसे रहते? हम लोग उसी उसी को खाते हैं, और उसी को खाते हैं, और उसी से हम लोग जो है ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधा से ही। इन कारण, चले आगे, इन कारण पृथक्करण की विधियां भी भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती हैं। पृथक्करण की विधियां, पृथक्करण की विधियां अब पढ़ेंगे। पृथक्करण की विधियां, परी का थ क संजू र न, थोड़ा सा सही नहीं लिखा है ये, क संजू र न, पृथक्करण की वर्षिका धर्षिका य आ का विधियां, पृथक्करण की विधियां अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को जो है अलग करते हैं, है ना। जैसे हस्त चयन विधि, पहला लिखेंगे हस्त चयन, चयन चयन विधि, वर्षिका दर्शिका विधि। हस्त को मतलब हो गया हाथ, चयन मतलब जो है उसको चुनना। हैंड, HAND, हैंड मतलब होता है हाथ। PIKCKING, पैकिंग। हैंड पैकिंग, पैकिंग, हैंड पैकिंग, पैकिंग मतलब विधि, चयन विधि। जैसे विद्यालय के पाठशाला से कुछ दाल चावल इत्यादि को लेकर किसी बर्तन में फैला दीजिए। मतलब कहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि विद्यालय में कहीं भी दाल चावल को उसको फैला देते हैं। ठीक है ना। आप उसमें से भूसा, डंठल, कंकड़ इत्यादि वस्तु चुनकर अलग कीजिए। जो भी है उसमें चावल में क्या मिलेंगे, भूजा, डंठल वगैरह जो भी है उसको चुन के क्या करते हैं, अलग करते हैं। चुनते हैं ना, इस तरह करके अलग करते हैं, चावल को अलग करते हैं, उपयोगी बनाने के लिए, भोजन करने के लिए। अपने अनाज से वांछित पदार्थ को, मतलब अवांछित पदार्थ को, वांछित मतलब बढ़िया, वांछित मतलब बढ़िया, वांछित और अवांछित, वमा का अनुस्वार छहर्षी का द, अवांछित मतलब क्या, खराब, और वांछित मतलब क्या, वांछित मतलब बढ़िया, जो अच्छे है उसको वांछित बोलेंगे, जो खराब अवांछित। मतलब चावल से अवांछित पदार्थ खराब हटा दिया और बढ़िया सब रख लिए। ठीक है ना। हाथ से चुनने की इस विधि को हस्तचयन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग हम तब तक करते हैं जब अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, परंतु इस विधि में समय अधिक लगता है। हस्तचयन में अधिक समय लगते हैं। ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे थ्रेसिंग विधि।
हस्त चयन विधि समझ गए। इससे चावल चुनते हैं, इससे लिख देते हैं एग्जाम्पल। क्या करते हैं, चावल चुनते हैं जो, उसी को बोलते हैं हस्त चयन विधि। दूसरा विधि पढ़ेंगे थ्रेसिंग विधि। ये लिखे हैं थ र ए का सहर्षी का अनुस्वार ग, थ्रेसिंग विधि। वहर्षी का धर्षी का विधि, थ्रेसिंग विधि। अंग्रेजी में भी बोलते हैं थ्रेसिंग, THESHING, थ्रेसिंग विधि, है ना। आगे चलें। क्या आपने फसल को खेतों से काट कर, हाँ, खलिहान में लाते हैं। आप फसल को, धान को काट के खेत में खलिहान में लाते हैं ना। खलिहान क्या होता है, जहाँ पे रखते हैं ना ले आके धान का बोझा या गेहूं का बोझा, तो उसी को खलिहान कहते हैं। उसको घास उसको जो है छील देते हैं और उसको गोबर पानी से नीप देते हैं उसी, और वहाँ पे धान वगैरह जहाँ रखते हैं ना, इस तरह खलिहान बनाते हैं। यहाँ पे इस जगह इसे बोझा रखते हो, इसी को खलिहान कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि उस फसल के झाड़ियों में अन्न के दाने लगे होते हैं, मतलब धान के दाने लगे होते हैं ना झाड़ियों में। हाँ, झाड़ियों को अन्न के दाने से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, पहले उसे धूप में सुखाया जाता है, और यदि झाड़ियों की मात्रा कम हो तो उसे पीट कर लगड़ अलग किया जाता है। इसे हम दौनी करना भी कहते हैं। मतलब जो है, जिसमें खलिहान में जो भी चीज़ फसल काट के लाते हैं ना, फसल जो काट के लाते हैं, काट के लाते हैं, उसे अलग करना ही क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग विधि बोलते हैं। और उसे ही जब उसको डंगा के झाड़ के निकालते हैं, उसको दौनी करना बोलते हैं। अधिक मात्रा में दौनी करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब अधिक करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हाँ, इसके लिए बैलों की भी सहायता लेते हैं। बैल की सहायता लेते हैं, उसको घुमाते जाते हैं, उससे क्या करते हैं, वो दौरी हो जाता है उसमें, और वो धान जो भी है, फसल जो भी है, वो नीचे गिर झड़ जाते हैं, ठीक है ना। इस विधि की काफ़ी समय बर्बाद होती हैं, इसीलिए आजकल अधिक मात्रा में दौनी का कार्य थ्रेसिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। उसमें बहुत समय लगता था, जब गाय बैल से करते थे तो बैल से ज़्यादा समय लगता था। अब क्या करते हैं, थ्रेसिंग मशीन से करते हैं। हाँ, झाड़ियों से अन्य कणों या अनाज कणों को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग विधि कहते हैं। किसको कहते हैं, तो थ्रेसिंग विधि किसको कहते हैं, अनुस्वार या डंडियों से अन्य कणों को या अनाज कणों को या नुमा का जो अनाज कणों को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग विधि कहते हैं, थ्रेसिंग विधि कहते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कम ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरा विधि पढ़ेंगे, थ्रेसिंग समझ गया। जो झाड़ियाँ होता है ना, डाड़ियाँ होती हैं ना, उससे
अन्न को अनाज को अलग करते हैं, उसी को थ्रेसिंग विधि कहते हैं। बस यही पढ़े। एक होता है निष्पावन या ओसान विधि। नहर्षिका सपसंजो आकावन निष्पावन या ओसान विधि। अंग्रेजी में बोलते हैं WINNOWING, वार्निंग। निष्पावन नहर्षिका सपसंजो आकावन निष्पावन या ओसान विधि। कितने बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड को जो है बता देते हैं कई बार, ठीक है ना। बालू के कण में थोड़ा सा सूखे पत्तियों को मिलाकर गत्ते पर रखिए। क्या आप सूखी पत्तियों को चुनकर बालू से अलग कर सकते हैं? मतलब बालू का कण थोड़ा सा लो और सूखी पत्तियों में क्या करना है, उसको मिला देना है। क्या पत्तियों से को बालू से चुनकर अलग कर सकते हैं? हाँ। ऐसा करने में आपको अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है? अब खुले मैदान में इस मिश्रण को ले जाइए तथा इन मिश्रण को कंधे के ऊपर ले जाकर गत्ते को हिलाइए। हाँ, हिलाते हुए हवा में धीरे धीरे गिराइए। अच्छा, ये देखो, कहने का मतलब ये है थ्रेसिंग विधि। जब आप बालू से या सूखी पत्तियां को अलग करते हो ना, ऐसे हिला के जो धान को अलग नहीं करते हैं, तो सूप से हिला के, गत्ते से हिला के, तो उसी को बोलते हैं ओसान विधि या निस्वान विधि। निस्वान विधि, नहर्षिका सपसंजो आकावन निष्पावन विधि, ठीक है ना। बालू और सूखी पत्तियों के मिश्रण को ऊपर से गिराते हैं तो हवा का झोंका बालू और सूखी पत्तियों को अलग कर देता है। आपने खलिहान में भी किसान को गेहूं से भूस को अलग करने के लिए ऐसे ही करते हुए देखा है। समझ गए ना, निस्सान या ओसान विधि। मतलब जो खलिहान में चीज़ों को अलग नहीं करते हैं सूप से ऐसे ऐसे करके, उसी को बोलते हैं निस्सान विधि। आजकल अत्यधिक कणों को डांडियों से अलग करने के लिए पंखों का प्रयोग भी किया जाता है। अलग हुआ भूसा पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग होता है तथा अन्न का भारी कण एक जगह एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आजकल जो है ना, अत्यधिक मशीन से भी जो है अलग किया जाता है, ओसान किया जाता है। मशीन से क्या होता है, मशीन से जो है मोटे कण बैठ जाते हैं और भूसा उसा अलग हो जाता है कि उसको पशु आहार के लिए भी काम आ जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, जो गत्ता से या बोल सकते हैं गत्ता से ही लिखते हैं, से जो धान को पत्तियों से अलग करते हैं, उसी को बोलेंगे ओसान विधि, ठीक है ना। उसी को बोलेंगे ओसान विधि बोलेंगे। क्या ओसान विधि समझ में आ गया? आगे बढ़े। चौथा है चालन विधि।
चालन, चमा का लन, चालन, SEIVING, SEVING, सैनिंग, चालन विधि। आपने आटा चालते देखा होगा। अरे वो चालनी नहीं होता है, चालनी, जो चालनी से चालते हैं ना घर में आटा में जो चोकर या अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालनी का जो प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं चालन विधि। चालनी के छोटे छोटे छिद्र से आटे के कण छन कर जो निकलता है ना अशुद्धियाँ यानी चोकर को, वही बोलते हैं चालन विधि। ठीक है ना। विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयवों को चालनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को ही चालन बोलते हैं। मतलब जो ठोस होता है वो अलग हो जाता है और जो नीचे निकल जाते हैं, वो बहुत महीन से चीज़ें निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं चालन विधि। या आपने कहीं बालू चालते हुए देखा हो ना, ऐसे खड़ा कर लेते हैं और उसको बालू फेंकते हैं, उसको चालते हैं, उसको भी बोलते हैं चालन विधि। ठीक है ना। गेहूं पूछने वाले मिल में गेहूं से कंकड़ पत्थर हटाने के लिए बड़ी चालनी का प्रयोग करते हैं। हाँ, जब गेहूं मिल में पीसते हैं ना, गेहूं मिल में, तो वहाँ पे गेहूं मिल में भी और धान मिल में भी थोड़ा सा चालनी रहता है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होते हैं ना, चालनी से बाहर निकल जाते हैं। छोटी जो गेहूँ है ना, गेहूँ के दाने वो अंदर गिर जाते हैं, उसमें भी चालनी का प्रयोग होता है। उसको भी बोलते हैं चालन विधि। छानने वाला पदार्थ को अमाप पर निर्भर करते हैं। थोड़ा सा आटा लीजिए, हाँ, उस आटे में चौक का बुरादा मिला दीजिए। अब आटे या चौक के मिश्रण को चालनी द्वारा छानने की कोशिश कीजिए। आप आटा और चौक के पाउडर को छान कर अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पदार्थ का आकार एक समान है। मतलब चौक को और अगर आटा को चालते हैं तो चौक का भी रंग उसी तरह होता है सफ़ेद, और आटा का भी, चौक भी महीन है और आटा भी महीन है, उसको अलग नहीं कर सकते छान के। ठीक है ना। मतलब हमने क्या देखा कि आकार, माप और वजन के अनुसार सबको अलग अलग आधार पे हम जो है अलग कर सकते हैं। जैसे वजन, बालू वजन था वो बैठ गया, ठीक है ना। बड़ा आकार था वो अलग हो गया, छोटा था वो नीचे गिर गया चालने से। ये सब हम देख लिए। अब पढ़ेंगे अब साधन विधि। ये थोड़ा सा चीज़ें मिटाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं अब साधन विधि। चालन विधि से क्या हो जाएगा, जो आटा चालते हैं ना, जो आटा चालते हैं और चोकर को अलग करते हैं, उसे चालन विधि कहते हैं। ठीक है ना, चालन विधि कहते हैं। ये हाई लिखते हैं, थोड़ा सा आदत, ठीक है ना। चालन विधि पॉज करके लिख लेना। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। पांचवा पढ़ेंगे अब साधन विधि। अब साधन विधि, हाँ, सेंड्रीमेशन, अंग्रेजी मिलते हैं SEDI, सेंडी, MENTATION, सेंडीमेशन। अब साधन विधि, सेंडीमेशन अब साधन विधि, सेंडीमेशन अब साधन विधि। क्या, आगे पढ़ते हैं इसको। क्या हम दाल में उपस्थित धूल के कण को उपयुक्त किसी भी विधि द्वारा अलग कर सकते हैं?
मतलब दाल में जो धूल कण था, हाँ, इससे जो भी सारे विधि पढ़े, क्या इससे दाल से धूल कण को अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्या अपने घर में चावल या दालों को पानी से धोते हुए देखा है? चावल या दाल को बिल्कुल देखा है। हम चावल या दालों को पानी से क्यों धोते हैं? पानी में धोने से जो हल्के धूल कण हैं वो पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। उसमें उपस्थित भारी कण जो बाहर नहीं निकल सकते हैं वे बर्तन के तली में बैठ जाते हैं। हाँ, चावल धोते हुए, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं अवसादन विधि। बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कण बैठ जाना ही अवसादन विधि। समझ गया? अवसादन विधि मतलब जो चावल वगैरह धोते हो ना, चावल दाल धोते हैं तो चावल दाल धोते हैं तो बर्तन की तली में लिखते हैं तो समझ रेप न, बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कणों का बैठ जाना ही अवसादन विधि कहते हैं। बात को समझा? क्या इस सारे विधि से अलग किया जा सकता था धूल कण को? चावल को धोते हैं, छठा है निस्तारण विधि। निस्तारण विधि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको DECANTATION, डेडिकेशन। निस्तारण विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं डेडिकेशन। क्या लिखे हैं? नासिका स्वतः संजू आका निस्तारण विधि अंग्रेजी में लिखे हैं DECANTA, डेडिनेशन, TATION, डेडिनेशंस विधि। डेडिनेशन मतलब हो गया निस्तारण विधि, डेडिकेशन या डेडिनेशन बोल। आपने चावल को पानी से धोते समय देखा होगा कि हल्के धूलकण पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। यह क्रिया निस्तारण कहते हैं। अवसादित मिश्र को बिना हिलाए जल को उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मतलब बिना हिलाए जल को, जैसे पानी डाल देते हैं उसको हिलाते नहीं है, जो बह जाता है वही हो जाता है निस्तारण विधि। तो इसको क्या बोलेंगे? अवसादित मतलब जिसको चावल धोए थे ना, उससे जो धूल कर निकल गए उसको बोलते थे अवसादित। मतलब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, जो अवसादित हो गया, जो मिश्रण अवसादित होते हैं, धूलकण बाहर निकल गया और उसको बिना हिलाए मिश्रण को बिना हिलाए, चीज़ें थोड़ा यह याद रखने वाला है, इसको रिवीजन करवाएंगे एक दो बार। हिलाए जल को उड़ने, हिलाए
जल जल को ओढ़ने का लौन में का उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। कि क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण कहते हैं। ठीक है ना। अब इतना पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। लिख सकते हो, इसको लिख लो। लिख लिए सब कोई? हम लोग ने क्या क्या पढ़े कि पदार्थों का पृथक्करण, मतलब जो भी पदार्थ है, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सब क्या है, पदार्थ है, उसको अलग करना ही जो है पृथक्करण होता है। फिर पढ़े थे पदार्थों की विधि, ये विधियाँ पढ़े हैं। हस्तचयन विधि, मतलब चावल को क्या करते हैं, चुनते हैं। आलू वगैरह सब्जी एक जगह कटा है, उसको क्या करते हैं, छानते हैं। चाय वगैरह है, उसको क्या करते हैं, छानते हैं। और आलू तो वगैरह उसको क्या करते हैं, छांटते हैं। चाय को छानते हैं। तो ये हाथ से करते हैं, तो उसको बोलते थे हस्तचयन विधि। उसके बाद पढ़े थे थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि क्या होता है कि फल को जो काटते हैं और अलग करते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग विधि। हाँ, और जो झाड़ियाँ डमनसा डांडियों से, मतलब जो झाड़ियाँ होता है उसको डांडिया बोलते हैं। से जो अन्न को अलग करने की प्रक्रम को भी बोलते हैं थ्रेसिंग विधि। उसके बाद पढ़ते हैं नासिक का सपन जो आ का वन निष्पावन या ओसान विधि। पूछेगा निष्पावन विधि को कौन सा विधि बोलते हैं, और तो ओसान विधि बोलते हैं। हाँ, जो गत्ता वगैरह है ना, सूप वगैरह, इस जैसे हवा में ऐसे उधेड़ते हैं ताकि जो पत्ती उत्ती है वो अलग हो जाए, जो धूलकण है वो अलग हो जाए, जो वजनदार है चावल या गेहूं धान जो भी है वो नीचे बैठ जाए, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओसान विधि। फिर पढ़े थे चालन विधि। चालन विधि किसको कहते हैं, SEIVAING, सेविंग इसको बोलते हैं चालन को। जो आटा वगैरह होता है ना, जो चालते हैं, महीना आटा चाल देते हैं और उसको चोकर वगैरह अलग करते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, चालन विधि। उसके बाद पढ़े से अब साधन विधि। चावल या दाल, कोई भी चीज़, जैसे आलू चावल दाल कोई भी चीज़ तुम धोते हो, तो उसमें जो धूल कण है वो अलग हो जाते हैं। हाँ, उससे अलग हो जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, वो अलग नहीं होते, वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं अवसादन विधि। और अवसादन के बाद होता है निस्तरण विधि।
निस्तारण विधि किसको बोलते हैं? जो अपसादित पदार्थ हुए थे, जो मिश्रित थे, बिना हिलाए वो धूलकण अगर बाहर निकल जाते हैं उड़ने के बाद, तो उसको बोलते हैं निस्तारण विधि। इतना देख लिए। अब पढ़ेंगे निश्चदन या छानन विधि, फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। 6 के बाद है 7, नहर्षिका स्वयंसंजु अनुस्वार दन निस्यदन, या इसी को बोलते हैं छानना, क्षमा का नमा का छानना, फिल्ट्रेशन। जो पानी वगैरह का फिल्टर करते हो ना, उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन FILTRA, ये आर लिखें, TION, फिल्ट्रेशन विधि। फिल्ट्रेशन जो पानी वगैरह को अलग करते हैं उसको बोलते हैं। आप चाय से चाय की पत्तियों को किस प्रकार से अलग करते हैं? आप देखते हैं कि चाय की सभी पत्तियों को हम निस्तारण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। क्या निस्तारण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? जो बड़ी चीज़ था बचा हुआ उसको उल्हेड़ देते हैं, तो क्या वो विधि अलग हो जाएगा? चाय की पत्ती को उल्हेड़ दोगे, चाय से अलग होगा? नहीं होगा, लेकिन कुछ तो अलग होगा। चाय को एक छन्नी में डालकर छानने से सभी पत्तियां छन्ना में रह जाती हैं। किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छन्नी द्वारा अलग करने की विधि को निस्यदन या छानन विधि बोलते हैं। ठीक है ना? क्या समझ गया? जो चाय वगैरह छानते हो ना, उसी को बोलते हैं। किसी ठोस और ठोस के मिश्र से ठोस को छानने की, लिख देते हैं, किसी ठोस, चाय की पत्ती क्या था? ठोस था ना। और सॉरी, किसी द्रव मतलब पानी द्रव था, और ठोस, चाय की पत्ती क्या है? ठोस है, के मिश्रण से, के महर्षि का श्रवण, मिश्रण से ठोस को छाननी द्वारा, मिश्रण से ठोस को क्षमा का न दीर्घी का, छाननी द्वारा अलग करने की विधि को अलग करने की विधि को क्या बोलेंगे? नहर्षिका स्वयंसंजु अनुस्वार दन निस्यदन, या क्षमा का नमा का छानना कहते हैं। ठीक है, मतलब चाय को ही छानते हैं ना, उसी को बोलते हैं निस्यदन या छानन विधि। चाय को पत्ती से अलग करना। उबला रहने देंगे, इबला मिटाते हैं बच्चों, इसको भी मिटा देते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? पदार्थों का पृथक्करण, उसको मिटाना नहीं चाहिए था हमको। पदार्थों का, पमरी का थ संजू रना, पृथक्करण मतलब अलग करना। ये नहीं तो अलग करना। थोड़ा सा आप तेजी में चलेंगे, ठीक है ना? कहते हैं जल को शुद्ध करें। हाँ, तालाब या नदी के गंदे जल को कांच के गिलास में रखिए। तालाब के या नदी के? किसके? तालाब के। यहीं पे खड़ा रहते हैं। तालाब, तमाका लमाका ब, तालाब या नदी का जल
किस में रख देंगे? कांच के गिलास में, कांच के गिलास में इसमें रख देंगे, ठीक है ना। इसमें कांच के गिलास में नदी के जल को इसमें रखेंगे। ये कांच के गिलास है, ठीक है ना। और इसको देखते हैं कैसे करते हैं। पानी को आधे घंटे तक स्थिर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गिलास की तली में मिट्टी के कण एकत्रित हो गए हैं। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे देखो दिखाए गए हैं, ये कांच के गिलास हैं, दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कांच के गिलास है, इसमें नदी या तालाब का पानी रख दिया है। देखना नीचे में क्या है कि मिट्टी के कण अलग हो गए हैं। अब मिट्टी के कण अलग हो गए हैं, उसको दूसरे गिलास में उलटते हैं तो कुछ कण आ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, ठीक है ना। यदि जल अभी भी गंदा है तो हम फिल्टर पात्र द्वारा निश्चित कर सकते हैं। अगर अभी भी जल गंदा है अलग करने के बाद भी, तो उसको हम फिल्टर पात्र, ये है फिल्टर पात्र, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये फिल्टर पात्र है बच्चों, ये फिल्टर है। यहाँ पे इसमें दो तीन बड़े बड़े इस तरह लगे होते हैं, और उससे पानी जो है टपक टपक करके इसके नीचे वाला में जाते हैं। इसमें ऊपर में पानी रहते हैं, और नीचे वाला नल लगा है उसमें शुद्ध हो जाता है वो पानी। जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे, वो वहीं पे लटक के उसमें रह जाते हैं। निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर फारसी का लटा संजो र फिल्टर, ये एक इस तरह फिल्टर होते हैं, इस तरह ये इस तरह फिल्टर होते हैं। ये यहाँ से बंद है, ठीक है ना। और इसमें इस तरह मोटे मोटे इस तरह होते हैं, और इसमें मोटे मोटे 2-3 इसमें होते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ यहाँ पे टोटी लगे हैं इस तरह, यहाँ पे टोटी लगे हैं, इससे पानी खोल सकते हो। और यहाँ पे जो है ना ये छाननी है, इससे थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह छाननी है। और ये क्या है, ये इसमें पानी डाल दिए, ये इसमें पानी है, ठीक है ना। इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें पानी है, और ये पानी इसमें चूते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा टपक टपक के इसमें भर जाएंगे, ये शुद्ध हो जाएंगे। जो धूल कण है इसमें, जो धूल कण है इसमें रह जाते हैं, इसमें लटक के धूल कण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पेपर को किप का आकार दीजिए। किप मतलब ये है किप मतलब इस तरह, किप मतलब इस तरह का आकार दो किप। ये क्या है? किप आकार है, किप आकार है, आकार दीजिए। और इसे एक कीप में रखकर ऊपर से इसमें जल डालिए। बूंद बूंद कर एकत्र होने वाले जल पहले काफ़ी शुद्ध होगा। जो बूंद बूंद से जल निकलते हैं, वही बता रहे हैं, बूंद बूंद निकलते हैं, वो बहुत शुद्ध होता है, ठीक है ना। पानी शुद्ध करने के लिए फिल्टर पात्र का प्रयोग, यही फिल्टर पात्र बनाएं। क्या हम इस पानी को पी सकते हैं? बिल्कुल, फिल्टर हो गया तो पी सकते हैं। नहीं, पानी तो साफ हो गया, परंतु इसमें रोग के कारक सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों को मुक्त करना आवश्यक है। जो ये फिल्टर हो गया ना, ये फिल्टर हो गया, तो इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा? शुद्ध करना होगा। शुद्ध करेंगे तो ये सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। अगर सूक्ष्म जीव हैं तो वो क्या करेंगे? हमें बीमारी यानी रोग करने में कर सकते हैं वो, ठीक है ना। हम अपने दैनिक जीवन में निश्चेदन विधि का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। किस विधि का ज़्यादा उपयोग करते हैं? तो किस विधि का ज़्यादा उपयोग करते हैं? कहाँ लिखे हैं? निश्चेदन विधि का। इस विधि का हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा उपयोग करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं निश्चेदन विधि का दैनिक जीवन में। फल के रस के बीज को हटाने के लिए निश्चेदन विधि करते हैं। जो फल से बीज हटाते हैं ना, वो भी निश्चेदन विधि है। आप अपने घरों में गंदे जल को साफ करने के लिए सूती कपड़ा का उपयोग निश्चेदन के रूप में कर सकते हैं। जैसे सूती कपड़ा होता है ना, उससे भी पानी छान देते हैं, तो उसको भी निश्चेदन विधि बोलते हैं, छानन विधि बोलते हैं, और वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये पानी आप पी सकते हैं। जब शुद्ध हो गया, नीचे आकर के सूखपन अलग हो जाते हैं, तो अब आप पी सकते हैं। अब पढ़ेंगे वाष्पन। ये तो पढ़ लिए, फिल्ट्रेशन भी पढ़ लिए। वाष्पन, ओमा का सप संजो न, वाष्पन, VAPORISATION, वेपोरेशन। बड़ी है, इसको एक दो बार सुनो। वाष्पन कैसे लिखे हैं? वाष्पन लिखे हैं VAPORISATION, वेपोरेशन। ये टी लिखते हैं बच्चों। वेपोराइजेशन पढ़ेंगे इसको। वाष्पन, वाष्पन क्या पढ़ाए थे? जो भी चीज जो है भाप बन के उड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं वाष्पन। एक बीकर में थोड़ा सा जल लीजिए। देखो ये बीकर है, ये बीकर है। एक बीकर में थोड़ा सा जल लीजिए। ये कोई बीकर है, ठीक है ना। इसमें कुछ जल डाल दिए हैं और नीचे इस तरह बनाए हैं, चूल्हा वगैरह है इसमें। ये चूल्हा है और यहाँ से क्या लगा दिए हैं, इसमें जलावन लगा दिए हैं, आग लगा दिए हैं। और ये पानी ऊपर उड़ रहा है, ये भाप बन करके उड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? वाष्प हो रहा है, वाष्प हो रहा है। उसमें 2 चम्मच नमक घोल दीजिए। एक बीकर में थोड़ा जल दीजिए, इसमें जल दो और 2 चम्मच नमक घोल दो। अब उस बीकर के जल को लगातार गर्म कीजिए और इसको गर्म करेंगे। ये जल है, इसमें कुछ जल है, इसमें क्या है? जल है। और इसमें क्या कुछ है? नमक है। नमक घोल दिए हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सारा जल भाप बनकर बन जाता है तो बीकर के तल में आप क्या देखते हैं? मतलब सारा जल जब भाप बन के उड़ जाता है तो नीचे जो बैठा हुआ है, ये मोटा मोटा क्या देखते हैं? तो ये नमक देखते हैं। हमने क्या किए? वाष्पन समझ रहे हैं कि वाष्पन करके हम जो है नमक बनाने की विधि को समझ रहे हैं। मतलब बीकर लिए, ये कोई बीकर है, कोई बर्तन है, बर्तन को बीकर बोल रहे हैं बच्चों। तो लिए और नीचे क्या है? चूल्हा वगैरह लगा दिए और इधर से आग दे दिए और इसमें कुछ जल है और उसमें कुछ नमक, 2 चम्मच नमक डाल दिए और इसको आग दे दिए। और इसको जब जलाते हैं तो ये देखना, भाप बनते बनते भाप बन करके वो वाष्प होकर के सब जल उड़ जाते हैं। तो जल जो नीचे बच जाएंगे वो क्या बच जाएंगे? तो नमक बच जाएंगे। नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना, हाँ, जल को उसके वाष्प से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। ये पहले पढ़ चुके थे। मतलब जल को वाष्प में परिवर्तन करना ही वाष्पन कहते हैं। समुद्र के जल में अत्यधिक लवण घुले होते हैं। क्या ये वाला भाग मिटा दें या यहीं पर लिखें? समुद्र के जल में क्या मिलते हैं? ज़्यादा समहर्षु का द्रव। समुद्र के जल में ज़्यादा क्या मिलते हैं? लवण। लवण, लवण को ही बोलेंगे नमक। नमक को अंग्रेजी में अति सूत्र होता है NaCl। इसको नमक को आयोडीन भी बोल सकते हैं। नमक को आयोडीन भी बोलेंगे। नमक को क्या बोलेंगे? आयोडीन भी बोलेंगे। आयोडीन, आयोडीन। आयोडीन का सिंबल भी होता है आई। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो आई होता है, आई से आयोडीन। आयोडीन आता है ग्रुप नंबर 17 में। इतना अभी नहीं जानना है आप लोग को। समुद्र के जल में अत्यधिक लवण घुले होते हैं। इन्हीं लवणों से में एक साधारण नमक है, मतलब उसी में साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे भाप में बदल जाता है तथा लवण इस गड्ढे में रह जाता है। इस लवण को शुद्ध करना साधारण नमक किया जाता है। मतलब समझा? समुद्र में क्या है? लवण ज़्यादा है, यानी नमक है। तो गड्ढा, जमीन में गड्ढा बना देते हैं और उसमें पानी लाके उझल देते हैं समुद्र का,
और कुछ दिन छोड़ देते हैं, और जब उसमें धूप लगते हैं तो वो क्या होता है, पानी गर्म होते हैं, पानी गर्म होते हैं तो वो वाष्प होकर के उड़ जाते हैं, और वाष्प होकर के पानी उड़ जाते हैं तो नीचे क्या बच जाते हैं, नमक बच जाते हैं, और उसी को बोलते हैं साधारण नमक, उससे प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ देखो नमक निकाल रहे हैं और ला के जो है इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग जो है बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपने अपने पदार्थ को पृथक करने की कई विधियों का अध्ययन किया, कई विधि पढ़ चुके हैं। आपने यह भी विधि देखा कि कई पदार्थ के पृथक्करण में सिर्फ एक विधि पर्याप्त नहीं है, मतलब बहुत से विधि हैं तभी हम अलग कर सकते हैं, हमें कई विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ, उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने समुद्र से नमक प्राप्त करने की विधि को समझा, परंतु जरा सोचिए कि समुद्र से प्राप्त नमक शुद्ध होता है? समुद्र से प्राप्त नमक में समुद्री जीव जंतु, रेत के कण इत्यादि मौजूद होते हैं। आइए हम इस क्रियाकलाप को समझने के समुद्र से किस प्रकार शुद्ध करते हैं। मतलब क्या नमक से जो नमक समुद्र से ले आए क्या वो शुद्ध है? नहीं है। उसमें जो समुद्री जीव जंतु हैं तो उसका भी तो धूलकण है, उसका भी उसमें मौजूदगी कुछ ना कुछ तो है, जीव जंतु के कण भी उसमें है, रेत है, बालू है ना। तो उसको अब कैसे करते हैं अलग? कहते हैं थोड़ा सा नमक लीजिए, हाँ, उसके कुछ बालू तथा छोटे छोटे लकड़ी के तिलियाँ लीजिए, कुछ बालू लीजिए और कुछ लकड़ी की तिलियाँ लीजिए। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, मतलब वो जल को उस बीकर में रख देंगे, किसी बीकर में रख देंगे, इसी तरह कोई बीकर है उसमें रख देंगे और उसको हीट देंगे। हीट देने के बाद जो है ये जो भाप बन रहे थे इसको इधर रखेंगे, इसके ऊपर ढक्कन वगैरह कुछ ऊपर करके रख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद बीकर को कुछ देर तक छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप देखते हैं कि रेत के पानी के तल में एकत्र हो गया, रेत जो है पानी के तल में एकत्र हो गया, रेत जो दिए थे वो पानी के तल में नीचे एकत्र हो गया, तथा लकड़ियाँ की तिलियाँ तैर रही हैं, और लकड़ी जो दिए थे उसमें पानी में लकड़ी दिए थे, बालू दिए थे, वो तैर रही हैं। अब धीरे धीरे बीकर के जल को दूसरे बीकर में निस्तारित कीजिए, मतलब एक बीकर से दूसरे बीकर में जो है डालिए। बालू के कण अपसादित होकर तल में एकत्र हो जाते हैं, जो बालू का कण है वो निस्तारित होकर के एक जो है तल में बैठ जाते हैं। हाँ, निस्तारित जल को छन्नी से निस्तारित करते हैं, और जो निस्तारित जल थे दिए थे, हाँ, निस्तारित मतलब निस्तारण का मतलब क्या था, जो बड़े हुए कण था उसको अलग कर दिए थे, और निस्तादन मतलब छानने का क्या मतलब था, जो जो द्रव था उसको ठोस से अलग करना था, जैसे चाय को अलग किए थे ना पत्ती से, उसी तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बालू को कण के से और वो नमक को अलग कर रहे हैं। बालू के कण अपसादित होकर तल में एकत्र हो जाते हैं, जो बालू का कण है वो जल में नीचे अपसादित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। अपसादन पढ़े थे ना, जो चावल वगैरह धोते थे तो उसके मोटे भाग नीचे बैठ जाते हैं और जो धूल कण था वो बाहर निकल जाते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। निस्तारित जल को छन्नी से निस्तारित करते हैं। पानी में उपस्थित रेत के बड़े बड़े कण और लकड़ी की तिलियां छन कर अलग हो जाती हैं, जो पानी में उपस्थित रेत के कण थे और लकड़ी की तिलियां वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो है वाष्पन और संघनन, ये वाष्प हो रहे हैं और संघनित हो रहे हैं, ये देखो वाष्पन और संघनन। अब निस्तारित पानी को वाष्पित करने के लिए केतली में एक रख कर गर्म करते हैं। केतली के मुंह के पास एक प्लेट में बर्फ रखते हैं, मतलब केतली होता है ना चाय वाला केतली, उसमें कुछ पानी है, उसको इधर से हीट दे रहे हैं और उसमें जो भाप निकल रहे हैं उसके कुछ बर्तन के ऊपर उसमें बर्फ़ रख रही हैं, और जो भाप निकलते हैं उसको दूसरे बर्तन में टपका रहे हैं। देखो ये टपक रहे हैं दूसरे बर्तन में इस तरह। केतली के मुंह से निकलने वाले वाष्प संघनित होकर जल में बदल रहा है, ये जो भाप जो जा रहा है फिर से जल में बदल रहे हैं संघनित होकर के। तो केतली के नीचे एकत्रित शुद्ध नमक को
आप देखते हैं, जब जब वो केतली के नीचे जो है, फिर से देखते हैं, केतली के मुंह से निकलने वाला भाप मोहल्ला वाष्प संघनित होकर जल में बदल जाता है। ठीक है ना। जब केतली का पूरा जल वाष्प के पश्चात संघनित हो जाता है तो केतली के नीचे एकत्रित शुद्ध नमक आप देख सकते हैं। मतलब जो केतली बचा हुआ था, मान लो कि बना ही देते हैं, इसको मिटा के इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। जो कोई केतली था ना, इस तरह कोई केतली है, इस तरह कोई केतली है, ये ढक्कन है। यहाँ पे कोई बर्तन इस तरह है और इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट दे रहे हैं और यहाँ पे बड़ा सा एक ढक्कन इस तरह रखे हैं और ये जार है और इससे पानी इसमें टपक रहे हैं, ये टपक रहे हैं इससे। इसमें जो हाँ, ये यहाँ पे बर्फ रख दिए हैं, ये बर्फ है। इसमें जो पानी आकर के टपक के रह गया, जो वाष्प होकर के, और इसमें जो बच गया, इसमें जो शुद्ध बच गया, इसमें शुद्ध बच गया नमक, इसमें बच गया नमक और यहाँ पानी में बदल गया वाष्प होकर के। ठीक है ना। अब ये नमक शुद्ध हो गया। कथा इन्हें भी जानिए। वर्तमान में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है मिलावट वर्तमान में। हमारे खाद्य पदार्थों में लाभ कमाने के लिए अवांछित तथा हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये मिलावटी पदार्थ खाद्य पदार्थों की मात्रा तथा चमक बढ़ाते हैं परंतु उसकी गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं। मिलावटी पदार्थ बहुत बीमारी के कारण होते हैं, इसीलिए हमें मिलावटी वस्तुओं की पहचान कर उसे दूर रखना चाहिए। क्या करते हैं, कोई अपना फायदा के लिए मिलावटी पदार्थ मिला देते हैं ताकि उसकी चमक बढ़ सके, लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। हाँ, जैसे दूध में क्या मिला देते हैं, अपमार्जक मिला देते हैं, सरफ वगैरह मिला देते हैं। अपमार्जक मतलब सरफ होता है। यूरिया खाद मिला देते हैं, कोई कास्टिक सोडा मिला देते हैं, कोई कचड़ा मिला देते हैं दूध में। इसको मिलाते हैं, इतना तो समझ गए होंगे। इसको मिटाना ही होगा तभी बना सकते हैं सारा चीज को। खाद्य पदार्थ और मिलावटी पदार्थ। दय संजीव खाद्य पदार्थ मतलब जो खाते हैं ना उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ, जो मिलाते हैं उसको मिलावटी पदार्थ। जो खाते हैं उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ, जो मिलाते हैं महर्षि का लम्बा व टहर्षि का मिलावटी पदार्थ। जैसे दूध में मिलावटी, गलत लिख दिए, मिलावटी पदार्थ जैसे दूध, दुर्घु का ध दूध। दूध में क्या मिला देते हैं, तो दूध में क्या मिला देते हैं, अपमार्जक, अप ममा का जपरेप क अपमार्जक। अपमार्जक किसको बोलते हैं जानते हैं, वैसे सर्प को अपमार्जक बोलते हैं। यूरिया खाद होता है ना, यूरिया, तो यूरिया मिला देते हैं दूध में ताकि सफेद हो जाए। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो धोने वाला सोडा होता है ना, कपड़ा धोने वाला सोडा, उसको भी मिला देते हैं। कोई कचड़ा मिला देते हैं, कचड़ा का कचड़ा भी मिला देते हैं दूध में। पूछा जाएगा कि दूध में क्या मिला देते हैं, तो अपमार्जक, यूरिया,
कास्टिक सोडा और कचड़ा। यूरिया होता है और कास्टिक सोडा जो धोने वाला सोडा होता है ना, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, धोने वाला सोडा को। हाँ, अपमार्जक सरफ को बोलते हैं, यूरिया खाद को बोलते हैं जो सफ़ेद होता है। मसाला हल्दी काली मिर्च में इसमें क्या मिला देता है? मसाला में मसाला में हल्दी में काली मिर्च में या मिर्च में, इसमें क्या मिला देते हैं? इसमें क्या क्या मिलाते हैं? मसाला में हल्दी में काली मिर्च में तो मेटालिन मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं? मेटालिन मिला देते हैं। येलो मिला देते हैं। येलो मिला देते हैं। पपीता का बीज मिला देते हैं इसमें। और इसमें ईंट का चूर्ण मिला देते हैं। ये मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने लाभ कमाने के लिए जो है ये सब मिला देते हैं। मसाला में हल्दी में काली मिर्च में मेटालिन मिला देते हैं, येलो मिला देते हैं, पपीता का बीज मिला देते हैं, ईंट का चूर्ण मिला देते हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन ईंट का चूर्ण बहुत हानिकारक है। क्या ईंट पचा पाओगे? कंकड़ पत्थर पचा पाओगे? तो नहीं सर, कंकड़ पत्थर तो नहीं पचा पाएंगे। नहीं मिलाना चाहिए उसको। कितना गलती करता है सोचो, उसको पकड़ के मारो मच के। सॉरी तुम बोलती है। ईंट का चूर्ण नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन मिला देते हैं दुकानदार सब अपने फायदे के लिए। अनाज में स्टार्च पत्थर के टुकड़े मिला देते हैं अनाज में। और नमक का जो अनाज में मिला देते हैं स्टार्च मतलब पढ़ाए थे ना, मंड। स्टार्च पत्थर के टुकड़े भी मिला देते हैं। वनस्पति तेल वनस्पति तेल मतलब समझते हो? वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधा होता है वही ना वनस्पति है। वनस्पति तेल में क्या मिला देते हैं? आर्जीमोन का बीज मिला देते हैं इसमें। लिखेंगे आरजी, ये याद रखने वाला है बच्चों। आर्जीमोन का बीज वनस्पति तेल में। जैसे तारफीन का तेल वनस्पति तेल होता है, महुआ का तेल वनस्पति तेल होता है। दालचीनी में अन्य पेड़ों के छाल मिला देते हैं। दालचीनी में अन्य पेड़ों के छाल मिला देते हैं। किसमें दिखाई दिया ना? दालचीनी में छाल मिला देते हैं। गोल मिर्च में, जो गोल मिर्च होता है ना, गोल मिर्च जिसको काला मिर्च भी बोलते हैं ना, गोल मिर्च में क्या मिला देते हैं? पपीता का बीज मिला देते हैं गोल मिर्च में। बेसन में क्या मिला देते हैं? बेसन में मिला देते हैं खेसारी दाल, पीली मिट्टी, चावल का आटा। खेसारी दाल, पीली मिट्टी और
चावल का आटा ये किस में मिला देते हैं? बेसन में। नहीं मिलाना चाहिए ये सब तो ठीक था, लेकिन ये पीली मिट्टी तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। बेसन में क्या मिलाते हैं? खेसारी दाल, पीली मिट्टी और चावल का आटा, ये याद करवा देंगे हम। हल्दी में मिट्टी मिला देते हैं। हल्दी में मिला देते हैं मिट्टी। हल्दी में मिला देते हैं चोकर भी मिला देते हैं हल्दी में। लाल मिर्च में बताए थे। अच्छा, लाल मिर्च में मिला देते हैं ईंट का चूर्ण। लाल मिर्च में मिला देते हैं ईंट का चूर्ण। ईंट का चूर्ण मिला देते हैं लाल मिर्च में। धनिया पाउडर में घोड़ा का लीद। धनिया पाउडर में मिला देते हैं घोड़ा का लीद। धान का भूसा ये भी मिला देते हैं किसमें? धनिया पाउडर में। इसको याद करना होगा। दूध में क्या मिलाते हैं? अपमार्जक, यूरिया, कास्टिक सोडा और कचड़ा। मसाला, हल्दी, काली मिर्च और मिर्च में क्या मिलाते हैं? मेटालिन, येलो, पपीता का बीज। देखो काली मिर्च में बताए थे ना, पपीता का बीज मिलाते हैं। हल्दी में क्या बताए थे? ईंट का चूर्ण मिलाते हैं। और मसाला में मोटामिन और येलो मिला देते हैं, ठीक है ना। अनाज में क्या मिला देते हैं? स्टार्च, पत्थर के टुकड़े मिला देती हैं। टुकड़े लिखें, टॉर्सो का कौड़मी का टुकड़े। अनाज में। वनस्पति तेल में आर्जिमोन का बीज मिला देते हैं, याद रख लेना इसको। दालचीनी में अन्य पेड़ों का छाल मिला देते हैं। गोल मिर्च में पपीता का बीज मिला देते हैं। गोल मिर्च होता है ना, वो काली मिर्च जिसको जीरा बोलते, मरीच बोलते इसको, गोल मिर्च को। बेसन में खेसारी दाल, पीला मिट्टी और चावल का आटा मिला देते हैं बेसन में। हल्दी में मिट्टी और चोकर मिला देते हैं। लाल मिर्च में ईंट का चूर्ण मिला देते हैं। धनिया पाउडर में घोड़ा का लीद होता है ना, घोड़ा जो टट्टी करते हैं उसको लीद बोलते हैं। और क्या मिला देते हैं? धान का भूसा भी मिला देते हैं उसमें। किसमें? धनिया पाउडर में, ठीक है। इसको लिख लेना और पढ़ना एक दो बार इसको। क्या जल में किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकते हैं? एक बीकर के आधे भाग तक जल लेकर उसमें 1 चम्मच नमक घोलिए। अब नमक को चम्मच से हिलाकर पूरी तरह घुलाते जाइए और नमक मिलाइए। एक बीकर का ले लो और उसमें नमक डाल दो 1 चम्मच और उसको अच्छे से हिला के उसमें घुलाते जाओ, मतलब घुलते जाएगा नमक, ठीक है ना। कुछ नमक घुलने के बाद आप यह देखते हैं कि पानी में और नमक घुलना बंद हो जाता है। मतलब कुछ नमक देखते हैं कि घुलना बंद हो जाता है। नमक क्या पूरा नमक घुल जाता है? पानी में नहीं घुलता है, कुछ ना कुछ घुलना बंद हो ही जाता है। इस विलय को बीकर की तली में अविलीय नमक बच जाता है। जो नहीं घुलने वाला नमक होता है ना, वो तली में, मान लो कि कोई बर्तन था ये, ठीक है ना, कोई बर्तन था, इसमें आप पानी डाल करके और नमक डाल करके, चलो नमक लिख लेते हैं पहले, नमक, और इसमें क्या है? पानी है। इसको मिला रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ नमक इसमें बच जाते हैं। नमक कुछ ना कुछ बच जाते हैं। जो अविलीय है, जो नहीं घुला, जो घुल गए, वो क्या है? वो हर्षी का लेमे का विलय है।
विलीय है उसको बोलेंगे। उसको बोलेंगे विलीय है। और जो नहीं घुला उसको बोलेंगे अविलीय है। जो घुल गया उसको विलेयी पदार्थ बोलेंगे। और जो नहीं घुला उसको क्या बोलेंगे? वर्षिका लेमे का या दीर्घी का अविलेयी पदार्थ बोलेंगे। बात को समझा? नमक को पानी में घुलाते हैं तो घुल तो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बच जाते हैं, छोटे छोटे कण। जो घुल जाते हैं उसको विलेयी पदार्थ बोलते हैं, जो नहीं घुलते हैं उसको अविलेयी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। जब नमक घुलना बंद हो जाता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब घुलना जब बंद हो गया, जब घुलना नमक घुलना घोरसू का ल नमक घुलना। अच्छा, इसको यहाँ लिखते हैं, नमक घोरसू का ल नमक घुलना बंद हो गया तो उसे संतृप्त, उसको बोलेंगे स अंशवा तोरी का पता संजू, संतृप्त विलयन बोलेंगे। वर्षी का ल य न संतृप्त विलयन बोलेंगे। और जो घुल गया उसको असंतृप्त विलयन बोलेंगे। इसका उल्टा, जो घुल गया उसको फिर से देख लेते हैं। जब नमक घुलना बंद हो जाता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप से आप समझ गए होंगे कि किसी विलयन में हम एक निश्चित सीमा तक ही विलय पदार्थ को मिला सकते हैं। एक सीमा के बाद विलयन का विलय क्षमता समाप्त हो जाता है। मतलब आप समझ गए कि किसी भी चीज़ में मिलाते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही मिलेंगे। अब इसमें 1 लीटर पानी है तो 2 लीटर क्या नमक मिला सकते हैं? नहीं ना मिला सकते हैं। 1 लीटर पानी है तो उससे कम ही नमक मिला सकते हैं। ठीक है ना। जब किसी विलयन, मतलब जो चीज़ घुल जाता है ना उसको बोलते हैं विलयन। ठीक है ना, विलय या विलयन। जब किसी विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिला सकते हैं तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जिसमें जब किसी विलयन में, जगह तो नहीं दिख रहा है क्या, इसको मिटा दें? इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लेना, इसको मिटा देते हैं। जब किसी विलयन में, इसको यहाँ लिख रहे हैं, जब किसी विलयन में और अधिक विलय और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिला सकते हैं, विलय पदार्थ नहीं मिला सकते हैं तो उसे संतृप्त, मिला सकते हैं, लिख देते हैं, मिला सकते, तब उस विलयन को समन्वय तोरी का पता संजू, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड कैसे लिखते हैं? SATURATED, सैचुरेटेड SOLUTION,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बात को समझा? मतलब जितना मिलाना था उससे अगर अधिक मिलाते हैं, हाँ, अधिक नहीं मिला पाते हैं, नहीं मिला सकते हैं, तो उसे ही बोलते हैं संतृप्त विलयन। मतलब जो धूल का जो नमक बच गया, जो अधिक हो गया, उसी को बोले थे संतृप्त विलयन। ठीक है ना? क्या किसी विलयन के विलय करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? एक बीकर में जल लेकर उसमें नमक मिलाकर संतृप्त विलयन बनाइए। हाँ, एक बीकर में ले लो और उसको मिलाइए, उसको संतृप्त विलयन मिलाइए। मतलब अधिक नहीं मिला पाएंगे तो उसको संतृप्त बोलेंगे। हाँ, अब उस संतृप्त विलयन को गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसमें और नमक घुलता है या नहीं। आप देखेंगे कि गर्म करने पर और नमक घुल जाता है। अब विभिन्न पदार्थों के साथ क्रियाकलाप कर इनकी घुलनशीलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब अगर उसको गर्म कर देते हैं बीकर को और घुल जाते हैं, तो विलयन को बढ़ाने की क्षमता को क्या करेंगे, बढ़ सकते हैं। तीन बीकर में सामान्य मात्रा में जल लेते हैं। एक बीकर में नमक, दूसरे बीकर में चीनी, तीसरे बीकर में बेकिंग पाउडर की मात्रा मिलाते हैं। एक बीकर में क्या है, एक बीकर में नमक है, दूसरा में चीनी है, तीसरा में बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर को बोलते हैं खाने वाला पाउडर, सोडा को। तीनों बीकर में धीरे धीरे 1 चम्मच चीनी, नमक, सोडा डालकर चम्मच से तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि और पदार्थ मिलना बंद हो जाए। मतलब जब तक मिलाते रहेंगे तब कि बंद हो जाए। ठीक है ना? नमक, चीनी, बेकिंग सोडा और उसको जो है लिखना है पदार्थ की घुलनशीलता। मतलब सब एक ही ताप पर अलग अलग होते हैं। मतलब अगर नमक को एक ताप देते हैं, चीनी को एक ही ताप देते हैं और बेकिंग सोडा को एक ही ताप देते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो सबकी घुलनशीलता अलग अलग हो जाता है। समान मात्रा के जल में तीनों पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा घुल सकती है। मतलब सब में अलग अलग घुल सकते हैं। पाउडर में ज़्यादा घुल सकते हैं, चीनी में कम, उससे पाउडर से कम घुलेंगे, नमक में चीनी से कम घुलेंगे। पृथक्करण को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मतलब पृथक्करण मतलब अलग करना हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जानते हैं कि मिश्रित पदार्थ के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। जो भी मिश्रित पदार्थ हैं उसको विशिष्ट गुण होते हैं। हाँ, इससे जब पदार्थों को अलग किया जाता है तो अलग हुए पदार्थ के भी विशेष गुण होते हैं। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे पृथक करना आवश्यक होते हैं। मतलब सबके गुण अलग होते हैं, उसको अलग करना ये आवश्यक होता है। आपने दूध से मक्खन या घी को पृथक करते हुए देखा होगा। जहाँ एक ओर दूध के विशेष गुण होते हैं, वहीं दूसरे ओर मक्खन या घी के भी एक विशिष्ट गुण होते हैं। हाँ, और ना मज़ेदार पृथक्करण। घी के अलग गुण होते हैं, ठीक है ना? मक्खन के अलग गुण होते हैं, दूध के अलग गुण होते हैं ना? घी के अलग होते हैं, मक्खन के अलग होते हैं, गुण सबके अलग अलग है। मक्खन घी से थोड़ा और बढ़िया है ना? कि मक्खन से घी आता बढ़िया है, दूध से तो घी अच्छा है ना। कुछ क्वेश्चन है कि धान के दानों को डांडिया से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? धान के डांडिया को जो अलग कर रहे थे धान को, उस विधि को क्या कहते हैं?
धान को जो अलग कर रहे थे डंडियाँ से, उसको क्या कहते, उसको कहते थे थ्रेसिंग विधि। कोई चीज़ को पीट पीट के या अथी करके दर्री उर्री से बैल उल से घुमाते थे, या तो मशीन से उसको करते थे, उसको बोलते थे थ्रेसिंग विधि। और बालू को कण हटाते थे, उसको बोलते थे ओसान विधि। कपड़े से दूध को छानना, अलग करना, उसको क्या बोलते थे, उसको छानन या निष्पदन बोलते थे। कपड़े से दूध को छानना, समुद्र के जल से नमक अलग करना, वाष्पन विधि। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है बनाना। चावल को से कीड़ों को अलग करना, चावल से कीड़ों को अलग करना, चावल से कीड़ों को कैसे अलग करेंगे। चावल से कीड़ों को अलग करना, कीड़ा तो चावल में होगा क्या, तो चुनना होगा, चुन के ही तो अलग कर सकते हैं ना। या उसको क्या करते हैं, छान के भी अलग कर सकते, धोने के बाद। तो धो देंगे तो उसको बोलेंगे अपसादन विधि ना, धो देंगे तो उसको अपसादन विधि। हाँ, अपसादन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये है पदार्थों का पृथक्करण। आज की क्लास यहीं पे अंत होती है, और अच्छे से देखना, ठीक है ना। थोड़ा टॉपिक है रटने वाला, फिर से इसको कल रिवीजन करवा देंगे कुछ चीज़ें इसका।